ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन जो है वो अपन यहाँ पे कर लेते हैं। कल हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन जो है वो किया था कि सीए फाउंडेशन की बात अगर की जाए तो सीए फाउंडेशन में आपको कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं लॉ के अंदर और जिनके ऊपर आपको सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। गॉट द पॉइंट। वहाँ पे अपन ने मार्क्स के बारे में बात नहीं करी थी कि कितने मार्क्स का आपका जो लॉ है वो रहता है। पूरे सब्जेक्ट की बात अगर आप करेंगे जिसमें कि आपने नाम लिया बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, अगर उसकी बात करेंगे तो 100 मार्क्स का होगा। और अगर मैं सिर्फ लॉ वाले पार्ट के बारे में बात करूं तो ये आपका 60 मार्क्स का रहेगा। गॉट द पॉइंट। पेपर जो है वो आपका एमसीक्यू पैटर्न का नहीं रहेगा, वो आपका रहेगा कौन से पैटर्न का, सब्जेक्टिव वाले पैटर्न का, यानी कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जो हैं वो आपको बना के लिखने रहेंगे। राइट, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में आपको ध्यान होगा कि हमने बात करी थी अबाउट द लॉ कि लॉ जो है वो कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से उस चीज को हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाता है या किसी भी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाता है और क्यों किया जाता है। गॉट द पॉइंट। इसमें अपन ने पूरा डिस्कशन जो है वो किया कि कौन से टाइप की हमारी जो बॉडीज़ है वो रहती हैं, मतलब कि गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो हैं वो रहती हैं, और किस तरीके से लॉ वगैरह जो है अलग अलग टाइप के लॉ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक्ट्स के बारे में बात किया। फिर इसके बाद में हमने ऑर्डिनेंस के बारे में बात किया जो कि आपका प्रेसिडेंट बनाएगा अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं, और गवर्नर बनाता है अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो। लेकिन ध्यान से ये कब बनाया जाएगा, जब आपके पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं वो अगर सेशन में नहीं होंगे तब ये वाली चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। गॉट द पॉइंट। एंड फिर उसके बाद में हमने बात करी अबाउट द रूल्स एंड अबाउट द रेगुलेशंस। रूल्स कौन बनाएगा सर, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज जो होती है उनके पास में पावर दिया हुआ रहता है जो कि एक्ट में ही दिया हुआ रहेगा। किस में दिया हुआ मिलेगा आपको, जो एक्ट है उसी के अंदर आपको ये दिया हुआ मिलेगा। राइट। और फिर इसके अलावा अलग से रेगुलेशन जो है वो बनाए जा सकते हैं अलग अलग बोर्ड के द्वारा, ये फिर अलग अलग वी कैन से स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा। जो आपकी अथॉरिटी स्टेट्यूट के हिसाब से अपने पास में अथॉरिटी रखती है उसे कहते हैं कौन सी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये समझ में आया भाई साहब, बोले ठीक है सर। अब एक बात और जरा गौर फरमाइएगा, थोड़ी और एक्स्ट्रा की नॉलेज जो है वो अपन यहाँ पे हासिल करते हैं जो कि आपके सिलेबस से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन सिलेबस का बेस वो कहीं ना कहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सब बोले अगर मैं लॉस के बारे में बात करूं ना तो लॉस को बेसिकली आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक जो होगा इसको आप नाम दे सकते हैं सब्सटेंटिव वाला लॉ। कौन से वाला लॉ भाई साहब, बोले सब्सटेंटिव वाला लॉ। ठीक है, और इसके अलावा एक और जो है वो आप यहां पे लेके चल सकते हो जिसको कहा जाएगा प्रोसीजरल वाला लॉ। ठीक है, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि सब्सटेंटिव वाले होते हैं और कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि प्रोसीजरल वाले होते हैं। सर क्या फर्क क्या रहता है दोनों के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय द सब्सटेंटिव लॉ एंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसीजरल लॉ। तो ध्यान से सुनिएगा, सब्सटेंटिव लॉ जो आपका होगा ना उसमें यह लिखा हुआ होगा कि क्या करना है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सब्सटेंटिव वाले लॉ के बारे में बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज अ सब्सटेंटिव लॉ। सर क्यों ऐसा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसमें बताया गया है कि कब माना जाएगा कि ऑफर दिया गया है, कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस जो है वो दिया गया है, कब माना जाएगा कि दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। सब बोले अगर आपका जो एग्रीमेंट है इसको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का नाम देना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, इसके लिए कौन सी कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे बात भी की जाएगी कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो बोले कितने हो सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कब ऐसा माना जाएगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या हो गया है, ब्रीच हो गया। सब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बोले कब माना जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये ध्यान से देखिएगा, ऑफर का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, आपका एग्रीमेंट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजों के बारे में आपको कहां पे लिखा हुआ मिलेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ठीक है, या फिर अगर मैं थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड्स में बोलना चाहूं तो यहां पे बोल सकते हैं कि ये बात करता है अबाउट द प्रोविजंस।
अबाउट द प्रोविजंस, अलग अलग टाइप के प्रोविजंस जो हैं वो आपको यहां पे दिए हुए रहते हैं किसी भी रिस्पेक्टिव टॉपिक के बारे में। लेकिन वहीं पे ध्यान दीजिएगा, सब प्रोसीजरल वाला लॉ एक ऐसा लॉ होता है, कोई भी चीज के बारे में आप बात कर लीजिए, एक ऐसा लॉ होता है जो कि आपको बताता है प्रोसीजर के बारे में कि अगर आपको ये वाला काम करना होगा तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, एक आपका कोड है जिसका नाम है सीपीसी 1908। सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड, ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम बताया मैंने आपको, सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि कब का होगा, सब 1908 का है। सर इसमें क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सब जैसे मान लीजिए आपने यहां पे एक पॉइंट बताया, आपने कहा कि दो लोगों के बीच में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये दो लोग हैं जिसमें से एक का नाम लगा लीजिए ए है, दूसरे का नाम लगा लीजिए बी है। सर ये दो पार्टीज के बीच में आपस में क्या हो गया, सब बोले ये दो पार्टीज के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बोले कर लिया गया। दोनों को कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, क्योंकि जब दो पार्टीज के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये लगा लीजिए कि दोनों पार्टीज के बीच में प्रॉमिस आ जाता है। ठीक है, दोनों को अपना अपना प्रॉमिस जो है वो क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। सर अगर नहीं निभाया तो उसे कहा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना, जिसके बारे में अगेन आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है ना उसी में आपको दिया गया, राइट। लेकिन सवाल यह आया कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी के टुवर्ड्स जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को नहीं निभाया, तो मिस्टर बी जो होगा ना इसको नाम दे दिया जाएगा एग्रीव्ड पार्टी। क्या नाम दिया जाएगा भाई साहब, एग्रीव्ड पार्टी जो है वो नाम दे दिया जाएगा, और इसके पास में अथॉरिटी ये रहेगी कि ये भाई साहब सीधा जा सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके केस जो है उसको फाइल कर सकते हैं। सवाल आया कि सर कोर्ट में कब जा सकते हैं, कितने दिनों के अंदर जा सकते हैं, और जाने का प्रोसीजर जो होगा वो क्या होगा, उसके बाद में कोर्ट के पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा, एविडेंसेस के तौर पे क्या क्या चीज को सबमिट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि इस चीज का सॉल्यूशन जो है वो ये रहेगा या एज द केस में भी। ठीक है, ये सारे के सारे चीजों का प्रोसीजर जो आपको मिलेगा वो कहां पे लिखा हुआ भाई साहब, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर। ये समझ में आया भाई साहब, क्या बोला अपन ने यहां पे, अपन ने कहा कि जो प्रोसीजर आपका है, जो प्रोसीजर है किस चीज का, केसेस को सॉल्व करने का, वो आपको दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर। एंड सर अगर मैं सीपीसी के बारे में बात करूं तो ये आपका प्रोसीजर लॉ है, अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करूं तो ये आपका कौन सा लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं प्रोसीजरल लॉस के बारे में बात करूं तो एक और कोड आपका होता है सीआरपीसी, जो कि 1973 का है। सर ये भी एक और एग्जांपल है सर, सीआर मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि 1973 का होगा। और उसके अलावा अगर मैं यहां पे सब्सटेंटिव वाले लॉस के बारे में बात करूं, कौन से वाले लॉस, सब्सटेंटिव वाले लॉस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, या फिर एलएलपी एक्ट जो कि आपका 2008 का है, ये सारे के सारे जो लॉज आपके हैं ना, ये कौन से वाले कहलाएंगे सर, ये सब्सटेंटिव वाले लॉ जो है वो कहलाएंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आया, इज दिस पॉइंट क्लियर, बोले ठीक है सर। तो ये आपकी कहानी होगी किस चीज के बारे में, लॉ के बारे में। कभी भी चाहे आप फाउंडेशन लेवल पे बात कीजिए, चाहे आप इंटर लेवल पे बात कीजिए, चाहे आप सीए के बारे में बात कर लीजिए, या पूरे कंट्री में जितने भी लॉज है ना आप उनकी बात कर लीजिए, दो टाइप के लॉज जो हैं वो आपके यहाँ पे सिंपली रह सकते हैं। गॉट द पॉइंट, बोले ठीक है सर। लेकिन गाइज अब यहां पे गौर फरमाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज के बारे में बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या कि सर हमने कहा कि लॉ जो है उसको फॉलो करना है, अगर नहीं किया तो ऐसे केस में आपने जो काम किया है उसे क्या कहा जाएगा, रॉन्ग कहा जाएगा, जिसको अगर आप लीगल लैंग्वेज में नाम देना चाहें तो नाम क्या दे सकते हैं, ऑफेंस करना। गॉट द पॉइंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा भाई साहब कि ऑफेंस जो है इसको बोले दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, या रॉन्ग जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। दो टाइप का आप इसको बता सकते हैं। एक आपका होता है जिसे नाम दिया जाता है
सिविल वाला रॉन्ग और दूसरा जो होगा उसको नाम दिया जा सकता है क्रिमिनल वाला रॉन्ग। ठीक है, सिविल रॉन्ग जो होगा वो सर नॉर्मली किसी के साथ में मैंने प्रॉमिस किया था, शायद उस प्रॉमिस को नहीं निभा पाया, दैट इज अ सिविल रॉन्ग। लेकिन जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है इसको बोले आप एक नाम और भी दे सकते हैं, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट, क्राइम। सर एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है सर दोनों के बीच में, प्लीज एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे क्या, ताकि प्रॉपरली हमको समझ में आ जाए। तो ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। बीच में अपन यहां पे एक डिवीजन क्रिएट कर देते हैं ताकि दोनों को प्रॉपरली बाइफर्केशन जो है वो अपन कर सके। गौर फरमाइएगा सर, बोले अगर मैं सिविल वाले रॉन्ग के बारे में बात करूं तो सिविल रॉन्ग जो आपका होता है ये पर्सनल नेचर का होता है। पर्सनल बोल दीजिए या फिर आप इसको प्राइवेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट नेचर का होता है, पहली बात। दूसरी बात, नॉट सो सीरियस, इतना सीरियस नहीं होता सर। गॉट द पॉइंट? इट इज अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब कुछ ही लोगों के अगेंस्ट में होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये पूरे के पूरे समाज के अगेंस्ट में हो गया। राइट? ठीक है सर, मतलब के साथ मैं आपको चीजें बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा। यहां पे चूंकि ये बहुत सीरियस वाला नहीं है, तो यहां पे आपको क्या करना है, द एग्रीव्ड पार्टी में क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है, आपको जो नुकसान हुआ होगा ना, आप बोले उसका क्लेम जो है वो मांग सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी बोले आपका सिविल वाला रॉन्ग होगा, सिविल रॉन्ग या फिर सिविल केसेस may be tried by कौन ट्राई करेगा? सिविल कोर्ट्स। सर, जो कोर्ट के अंदर सिविल केसेस को एंटरटेन किया जाता है वो कोर्ट्स का नाम क्या होता है? सिविल वाले कोर्ट्स। ठीक है सर, प्रोसीजर कहां पे दिया गया है कि कैसे किया जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। इसके लिए CPC 1908 आपका जो होगा वो बोले फॉलो किया जाएगा। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो है उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं क्राइम के बारे में बात करूं और अगर जस्ट अपोजिट अगर मैं यहां पर लेके चलूं, जस्ट अपोजिट सर, सिविल रॉन्ग जो आपका होता है वो एक इंसान के अगेंस्ट में रहेगा, ये आपका पर्सनल नेचर का होता है, प्राइवेट नेचर का। लेकिन जो क्राइम होता है ना भाई साहब, ये बोले आपका रहता है पब्लिक नेचर का। सर पब्लिक नेचर का क्यों होता है? द रीजन बीइंग इट इज नॉट ओनली अगेंस्ट द इंडिविजुअल, रादर इट इज against the society or you can say against the state। सर स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोल रहे, गवर्नमेंट की बात कर रहे। वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर सेइंग स्टेट का मतलब यहां पे क्या हो गया, पूरा का पूरा गवर्नमेंट जो है, या हमारी कंट्री लगा लो भाई साहब, हमारे कंट्री के अगेंस्ट में बोले ये वाली चीज। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो आपका क्राइम होता है या जो क्रिमिनल वाला रॉन्ग होता है वो बोले सीरियस नेचर का रहेगा? यस और नो? कौन सा नेचर का होगा? सर सीरियस नेचर का होगा। बोले ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जिस बंदे ने गलत वाला काम किया होगा, ठीक है, जिस बंदे ने गलत वाला काम किया होगा, the criminal may be punished
विथ फाइन, फाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, और या फिर इंप्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है भाई साहब? इंप्रिजनमेंट मतलब जेल जाना भाई साहब। ठीक है, इंप्रिजनमेंट हो सकता है, और या फिर इवन डेथ सेंटेंस जो होती है ना भाई साहब, ठीक है, वो भी बोले सामने वाले को सुनाया जा सकता है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, जो पैसा आपके सिविल केस में पे किया जा रहा था, ये जो डैमेज यहां पे क्लेम करने की बात आप कर रहे थे, ये किसके पास जाएगा? पार्टी के पास। कौन सी पार्टी? जिसका नुकसान हुआ था। लेकिन ये जो आप यहां पे बात कर रहे हो किसके बारे में? फाइन के बारे में, पेनल्टी के बारे में। ये पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएगा। ये समझ में आया? ये जो फाइन लगता है, जो पेनल्टी वाला जो चार्ज लगता है यहां पे, ये बोले आपके पास में पैसा नहीं लगेगा, ये कहां जाएगा? ये जाएगा गवर्नमेंट के पास। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। फिर उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करता हूं क्रिमिनल केसेस के बारे में, क्रिमिनल केसेस कैन बी ट्राइड बाय क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, यहां पे जो आपके कोर्ट होंगे वो कौन से वाले होंगे? क्रिमिनल वाले कोर्ट होंगे। एंड सर, यहां पे जो कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करने वाला होगा वो बोले कहां पे दिया हुआ है? CR मतलब क्रिमिनल, P मतलब प्रोसीजर, C मतलब कोड, 1973 के अंदर आपको दिया हुआ मिलेगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब जो है, कहानी जो है वो आपकी यहाँ पे रहती है। बोले ठीक है, लेकिन अब एक बात और ना, थोड़ा सा गौर यहाँ पे फरमाइएगा। क्या? अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? कोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। अगला जो टॉपिक आपका होगा उसका नाम क्या है? कोर्ट्स इन इंडिया। सब बोले हमारे कंट्री में कितने कोर्ट्स हैं और कौन से बेसिस पे वो कोर्ट्स की बात जो है वो आप यहां पे कर सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, सबसे पहला जो कोर्ट हमारा है उसका हम नाम दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट की बात अगर आप यहां पे करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को आप एपेक्स कोर्ट बोल सकते हैं। सर, ये एपेक्स कोर्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़े वाला कोर्ट। अच्छा सर, कौन से केसेस को एंटरटेन करेगा? इसमें भी गौर फरमाइएगा भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट जो आपका होगा वो बोले सिविल मैटर्स, ठीक है, एज वेल एज जो आपके क्रिमिनल वाले मैटर्स है, जो आपके क्रिमिनल वाले मैटर्स हैं उनको भी क्या कर सकता है? एंटरटेन कर सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पूरे कंट्री में क्या है? एक ही है। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ा जज आपका होगा उसे कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं भाई साहब? चीफ जस्टिस। क्यों? पूरे कंट्री में एक ही रहेगा ना सर, सबसे बड़ा वाला जो जज होगा वो, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी अदर जजेस, देयर विल बी अदर जजेस जो कि सबऑर्डिनेट होंगे चीफ जस्टिस के। और कुल मिला के कितने भाई साहब? 34 जजेस है सर। अगर मैं चीफ जस्टिस को मिला के यहां पे बात करूं तो कितने जजेस हैं? कुल मिला के 34 जजेस हैं, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करूं तो। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सिविल मैटर को एंटरटेन करते हैं, क्रिमिनल मैटर जो है उनको भी एंटरटेन कर सकते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले वाले स्लाइड से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साहब। फिर इसके बाद में गौर फरमाइएगा कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे में बात करूं, सुप्रीम कोर्ट इंडिया लेवल पे काम करता है, लेकिन अगर मैं इसके नीचे बात करूं तो आपके आते हैं हाई कोर्ट्स। क्या कंट्री में एक होंगे क्या? नहीं सर, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं सर। हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, हमारे कंट्री में जितने भी यूनियन टेरिटरीज है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके ये हाई कोर्ट्स। गॉट द पॉइंट? एंड अच्छी बात यहां पे ये है कि चाहे आपका मैटर सिविल वाला होगा और या फिर वो आपका मैटर क्रिमिनल वाला होगा, दोनों केसेस को हाई कोर्ट भी एंटरटेन कर सकता है। कौन से लेवल पे?
ऑन स्टेट एंड यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी लेवल। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कंट्री के अंदर बात करूं, कुल मिला के 25 हाई कोर्ट्स है भाई साहब। कितने हाई कोर्ट्स हैं? कुल मिला के 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें से एक हाई कोर्ट आपका ऐसा है जो एक यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम क्या है? दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट नाम आपने अच्छे से सुना होगा, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर 24 हाई कोर्ट्स जो कि या तो बोले किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और या तो बोले किसी यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। लेकिन हाँ, एक बात और यहां पे गौर फरमाइएगा कि अगर मैं ये 24 हाई कोर्ट्स के बारे में बात करूं ना, तो इन 24 हाई कोर्ट्स में से कुल मिला के तकरीबन 3 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। सर फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, नाम सुना हो शायद आप लोगों ने, राइट? सर वो पंजाब को भी रिप्रेजेंट करता है, हरियाणा को भी रिप्रेजेंट करता है, और उसके अलावा एक यूटीएस है चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है, और उसके होने के साथ साथ में वो अलग से यूनियन टेरिटरी भी है सर। गॉट द पॉइंट? तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और उसके अलावा कितने बच गए भाई साहब? 3 गए तो बचे आपके 21 हाई कोर्ट्स आपके ऐसे होंगे जो या तो बोले किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और या तो बोले किसी यूटी जो होती है, यूनियन टेरिटरी जो आपका रहता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये समझ में आया? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट वाली बात कि अगर मैं हाई कोर्ट्स में बात करूं, ठीक है, तो हाई कोर्ट के अंदर भी लगभग सेम चीज आपकी रहती है। एक तो आपका रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट बोल दीजिए आप, या फिर आप उसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी बोल सकते हो। गॉट द पॉइंट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी अदर जजेस आल्सो। बाकी जो जजेस है वो भी रहेंगे, और अलग अलग स्टेट में डिपेंडिंग ऑन द केसेस वो अलग अलग हो सकते हैं। बट एक बात और ध्यान दीजिएगा गाइस कि यहां पे अगर मैं हाई कोर्ट के बारे में बात करूं, तो आपका जो हाई कोर्ट है अलग अलग स्टेट के बेसिस पे, जहां ज्योग्राफी अगर बड़ी हो जाती है, तो ऐसे केस में इट मे हैव बेंचेस आल्सो। बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं वो भी बोले आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बात करूं अबाउट द बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है क्या वो सिर्फ मुंबई के लिए काम करता है? क्या नहीं साहब, पूरा का पूरा जो आपका स्टेट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो आपका रहेगा, उसके लिए काम करता है। बट अगर मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में बात करूं, तो आपका जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इसके कुल मिला के 3 बेंचेस है भाई साहब, ठीक है। एक बेंच जो आपका है वो पुणे में है, मतलब मुंबई में मेन हाई कोर्ट हो गया, उसका एक ब्रांच जो है वो पुणे में हो गया, एक ब्रांच जो है औरंगाबाद, ठीक है, और फिर उसके बाद में जो तीसरा ब्रांच आपका है वो कहां पे है? वो है नागपुर के अंदर, राइट? तो ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपके हाई कोर्ट्स हैं, जिनके ब्रांचेस की बात अगर आप करोगे तो वो आपके अलग रहेंगे। और अगर मैं बात करूं उनके क्या बोलेंगे इस चीज को, जस्ट अ सेकंड, इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूं ताकि बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपकी यहीं पे ही एक ही पेज के अंदर आ जाए। हाई कोर्ट कुल मिला के 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको भी अगर अपन चाहें तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, या फिर मैं सिर्फ इतने को ऊपर करता हूं और एरोज में दोबारा बना देता हूं। ठीक है, यहाँ पे एक एरो ये वाला आ गया चीफ जस्टिस वाला, एक एरो आपका ये अदर जजेस वाला आ गया, और एक एरो जो है वो आपका ये बेंचेस वाला आ गया। ये समझ में आया क्या भाई साहब? इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस इज अबाउट व्हाट? द हाई कोर्ट्स। कौन से लेवल पे काम करते हैं? सब लोग स्टेट लेवल पे काम करते हैं, ठीक है साहब। लेकिन फिर इसके बाद अगर मैं हाई कोर्ट के नीचे आ जाऊं, तो हाई कोर्ट के नीचे मेरे दोस्त एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर मैं यहां पे बात करूं तो 2 टाइप के मेनली
मेनली अगर यहां पे बात की जाए तो दो टाइप के कोर्ट्स आप यहां पे ले सकते हो। एक आपका होता है जिसे आप नाम देंगे सिविल वाले कोर्ट, ठीक है, और अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो सिविल कोर्ट्स को नाम दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। गॉट द पॉइंट। और दूसरा आपका हो सकता है क्रिमिनल वाले कोर्ट्स, और क्रिमिनल वाले जो कोर्ट्स आपके होते हैं उनको नाम दिया जाता है सेशन कोर्ट्स। कई आपको ऐसी जगह मिलेगी, शायद आपके शहर वगैरह में कहीं आपने देखा होगा कि सर ये कोर्ट की बिल्डिंग है, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, एक ही जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिविल केसेस भी वहीं पे एंटरटेन किए जाते हैं और जो क्रिमिनल वाले केसेस होते हैं वो भी वहीं पे एंटरटेन किए जाते हैं। गॉट द प्रीमाइसेस सेम है। ऐसा भी हो सकता है, या कई बार ऐसा भी मिलेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको अलग मिल जाए और जो सिविल कोर्ट आपका होगा वो आपको अलग से मिल जाए। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। लेकिन ध्यान से भाई, इसके नीचे यानी कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे के बारे में बात करूं तो जो आपके कोर्ट्स रहते हैं इनको आप सिंपली नाम दे सकते हो सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। और या फिर सिंपली अगर नाम देना चाहें तो लोअर कोर्ट्स भी इसको नाम दिया जा सकता है। इसको मैं थोड़ा और नीचे खींच देता हूं और इसमें आप कैटेगरीज और डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फैमिली कोर्ट की बात कर लीजिए, लेबर कोर्ट के बारे में बात कर लीजिए, मुंसिफ के बारे में बात कर लीजिए, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, उतना यहां पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं बात करूं बिलो द सेशन कोर्ट, ये बहुत ध्यान से देखिएगा सर, सेशन कोर्ट के नीचे जो चीज होती है उन्हें नाम दिया जाता है मजिस्ट्रेट। क्या नाम देंगे भाई साहब? मजिस्ट्रेट्स नाम देंगे। और मजिस्ट्रेट्स को वापस से आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक आपका होता है, नाम दिया जाता है जुडिशियल वाले मजिस्ट्रेट्स, और दूसरे जो आपके रहेंगे उन्हें कहा जाता है एग्जीक्यूटिव वाले मजिस्ट्रेट्स। सर, जो न्याय दिलवाने का काम करते हैं वो करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, और एग्जीक्यूटिव सब कुछ चीजों को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसमें कंसल्टेशन प्रोवाइड करने के लिए वो काम आपको प्रोवाइड करेंगे। गॉट द पॉइंट। अगर मैं यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करूं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को आप फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो। कितने क्लासेस में? 4 क्लासेस में। कौन से? एक आपका होता है JMFC, एक आपका होता है JMSC, एक आपका होता है सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और एक आपका होता है चीफ मजिस्ट्रेट। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, वापस से क्या बोला अपन ने? सबसे पहला JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। दूसरा सेकंड क्लास, तीसरा सिटी मेट्रोपॉलिटन, सिटी वगैरह जो आपकी होंगी, मेट्रो सिटीज जो आपके रहते हैं, मुंबई की बात करेंगे, फिर उसके बाद चेन्नई की बात करो, कोलकाता की बात करो, दिल्ली की बात करो, वहां पे अलग रहते हैं। और फिर उसके बाद में सर चीफ मजिस्ट्रेट। सर इनमें से पहले केस किनके पास में जाएगा, बाद में केस किनके पास में जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, द केसेस will be tried by any one of them on the basis of punishment specified in इंडियन पीनल कोड 1860। ये तो शायद आपने मूवीज वगैरह में काफी सुना होगा। धारा 302 के तहत सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है, धारा 307 के तहत, धारा 420 के तहत फ्रॉड वगैरह जो है धारा 420 लगाई जाती है, राइट। तो उनके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर छोटी पनिशमेंट का अगर कोई केस होगा तो JMFC के पास जाएगा, उससे बड़ी वाली पनिशमेंट है तो JMSC के पास जाएगा, उससे बड़ी वाली पनिशमेंट है और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो ऐसे केस में CMM के पास जाएगा, और अगर सबसे बड़ी वाली रही तो ऐसे केस में चीफ मजिस्ट्रेट आपका जो होता है उसके पास में जाएगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? ये रहेगा अगर मैं किसके बारे में बात करूं तो क्रिमिनल वाले जो कोर्ट्स आपके होते हैं उनके बारे में बात करूं तो, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए भाई साहब एक बात और, क्या
सर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और जो आपका सेशन कोर्ट होता है, यहां पे जो सबसे बड़े जज आपके रहेंगे, इधर ये कहलाता है डिस्ट्रिक्ट जज, इधर ये कहलाता है सेशन जज। ये समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट वाले जज और दूसरे कौन से? सेशन वाले जज। और इनके नीचे देयर विल बी व्हाट? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, और यहां पे देयर विल बी व्हाट? असिस्टेंट सेशन वाले जज। ये समझ में आया क्या भाई साहब? जो कि यहां पे काम प्रॉपर तरीके से या केसेस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करवाने के लिए काम करते हैं। क्या बोलते हैं? नॉलेज आई? नॉलेज इन डेप्थ नॉलेज आ रही है क्या दोस्तों? इन डेप्थ नॉलेज जो है वो आप हासिल कर पा रहे हो क्या? अभी तक तो हमने मेन कोर्स जो है ना उसको पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया। दिस इज काइंड ऑफ अ स्टार्टर फॉर यू पीपल, राइट? और ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ों के बारे में नॉलेज होना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक बात बता दूं मैं, और ये मैं आपको चैलेंज के साथ में बोल सकता हूँ ये वाली चीज़, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो सीए इंटर लेवल पे हैं, सीए फाइनल लेवल पे भी हैं, राइट? बट दे डोंट हैव दिस नॉलेज। क्यों? क्योंकि सर सिलेबस में नहीं था, तो कभी हमने पढ़ा नहीं, जानने के बारे में कभी इसके बारे में सोचा नहीं, क्या करेंगे बोले। और उन्हीं बच्चों को जब वो आगे जाते हैं, सीए बन जाते हैं, उसके बाद में जब कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, कहीं ना कहीं रास्ते में ये चीज जो है ना आपको टकराएगी। जानते हो तो फायदा करवाएगी, नहीं जानते हो तो नुकसान पक्का करवाएगी। गॉट द पॉइंट? इसीलिए इन चीजों के बारे में नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी। अब एक बात और, लास्ट वाली बात, एक्स्ट्रा की बातें जो अपन यहां पे कर रहे हैं उसमें लास्ट वाली बात जो कि आपके कोर्स के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या सर? हमने कहा कि दो लोग थे सर, ठीक है? ये एक बंदा था, फिर उसके बाद में ये बोले एक और बंदा था, एक का नाम मिस्टर ए, दूसरे का नाम मिस्टर बी। ये दो पार्टीज के बीच में देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ दोनों के बीच में? सब बोले दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसमें ये अपना प्रॉमिस निभाएगा इसके अगेंस्ट में, ठीक है? और जो ये वाला बंदा होगा ये अपना प्रॉमिस निभाएगा इसके अगेंस्ट में। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है। अगर दोनों लोग अपना प्रॉमिस निभा देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाया गया तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे आप या तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल दीजिए, ठीक है? और या तो एक नाम और भी दिया जा सकता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सर दो लोगों के बीच में ना जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो बेसिकली एक ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है। अगर वो ट्रस्ट टूट गया ना तो कहानी पूरी खत्म हो गई। बोले भाई साहब ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब, ये बात जो समझ में आ गई। अब यहां पे गौर फरमाइएगा, अब यहां पे गौर फरमाइएगा, मैं ये भी हटा देता हूं यहां से, इसको अपन कंसाइज कर लेते हैं, राइट? सर जिस इंसान ने वो ट्रस्ट को तोड़ा होगा, अब मान लीजिए मिस्टर ए जो है इसने वो ट्रस्ट को तोड़ा, तो इसे आप नाम दे सकते हैं ब्रीचिंग पार्टी। जिसने ट्रस्ट को तोड़ा, जिसने ट्रस्ट को ब्रीच किया, वो ब्रीचिंग पार्टी हो गया। एंड सर जिसके अगेंस्ट में वो ट्रस्ट को तोड़ा गया है, इसको नाम दे सकते हैं एग्रीव्ड पार्टी। क्या नाम देंगे भाई साहब? इसको नाम दिया जाएगा एग्रीव्ड वाली पार्टी, जिसके अगेंस्ट, जिसको नुकसान पहुंचा है, जिसके अगेंस्ट में ट्रस्ट को तोड़ा गया है। ये समझ में आया? बोले ठीक है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा कहता है कि अगर आपको यहां पे तकलीफ हुई, किसको तकलीफ हुई? एग्रीव्ड पार्टी जो थी उसको तकलीफ। आप बोले एक काम कीजिए, आप ना सीधा अपना मुंह उठा के जा सकते हो किसके पास में? सबसे पहले जो लोअर लेवल का आपका सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कौन से वाला कोर्ट है? सिविल वाला कोर्ट है, ठीक है? क्योंकि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप सिविल केस जो है उसकी बात यहां पे कर रहे हैं, और सिविल केस को एंटरटेन करने की अथॉरिटी किसके पास में रहती है? आपके सिविल वाले कोर्ट के पास। ये समझ में आया? इसके पास में आप सीधे सीधे यहां पे जाएंगे, ठीक है? अभी ध्यान से सुनिएगा, सर जब ये एग्रीव्ड पार्टी ने ये कोर्ट के पास में केस फाइल किया होगा, तो ऐसे केस में ये ध्यान से, जो केस यहां पे फाइल किया जाता है उसे आप पिटीशन नाम दे सकते हैं,
और या फिर अगर आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं प्लेंट, PLAINT। क्या नाम देंगे भाई साहब? प्लेंट। और या फिर क्या बोलेंगे उसको? पिटीशन नाम दे सकते हैं। ठीक है। और जो बंदा ये पिटीशन को फाइल कर रहा होगा, यानी कि ये आपका एग्रीव्ड वाली पार्टी, इसको आप नाम दे सकते हैं पिटिशनर। ये ध्यान रखिएगा, जो बंदा केस को फाइल करता है उसे पिटिशनर कहा जाता है, और उसने जो पिटिशन को फाइल किया होगा, यानी कि केस को जो फाइल किया होगा, उसे पिटिशन बोल दो या प्लेंट बोल दो। ठीक है। एंड सर, जिसके अगेंस्ट में ये पिटिशन को फाइल किया गया है, ठीक है, इस बंदे को नाम दे दीजिए डिफेंडेंट। ठीक है। और या फिर एक और नाम दे सकते हैं, क्या? रिस्पोंडेंट। ठीक है। सर, सामने वाले ने आपके अगेंस्ट में केस किया है, आपका जो ये कोर्ट रहेगा वो आपको यहां पे नोटिस भेजता है कि ऐसा ऐसा आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, जरा बताइए सामने वाला सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। ये समझ में आया भाई साहब? ये दोनों के बीच में होगा। फिर इसके बाद केस चलेगा। केस चलने के बाद में आपका जो सिविल कोर्ट है वो अपना ऑर्डर पास करेगा। ठीक है। और या फिर वो अपना डिसीजन जो भी रहता है वो डिसीजन देगा। अब ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो या तो बोले इसके फेवर में रहेगा, और या तो वो एग्रीव्ड पार्टी के फेवर में होगा। दोनों के फेवर में तो नहीं हो सकता। और हो सकता है कि दोनों पार्टी ये कहे ठीक है साहब, कोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया ना वो बोले हमको क्या है, एग्री है। बट ये भी तो हो सकता है कि जो कोर्ट ने आपको ऑर्डर पास किया है वो पसंद ना आए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। यस और नो? बोले हाँ सर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा होता है और आप इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना चाहते हैं, ध्यान से, हाँ, अगर आप यहां पे फर्स्ट वाली अपील करना चाहते हैं तो जो फर्स्ट अपील आपकी जाएगी ना, ये कहां जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगी। सॉरी, किसके पास जाएगी? ये अपील आपकी सीधी चली जाएगी डिस्ट्रिक्ट वाले कोर्ट के पास में। ये समझ में आया क्या? फिर उसके बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा ये क्या करेगा? ये बोले अपना ऑर्डर आपको पास करेगा। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया होगा उसके अगेंस्ट में आपको अपील करनी है, जिसे आप कहेंगे सेकंड वाली अपील। तो ये ध्यान रखिएगा, सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट के पास जाती है। किसके पास जाएगी? सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट के पास में जाती है। और फिर उसके बाद में अगर हाई कोर्ट ने वहां पे अपना जो ऑर्डर है वो अगर हाई कोर्ट ने यहां पे पास कर दिया, इसके अगेंस्ट में अगर आप अपील करना चाहते हैं तो ये अपील कहां पे करेंगे आप? सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट के पास में आपकी अपील जाती है ये आपकी फाइनल अपील रहेगी। इसके ऊपर कहीं और जा ही नहीं सकता ना भाई साहब। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर आपको दिया होगा, जो भी ऑर्डर यहां पे पास किया गया होगा, ये जो आपका ऑर्डर है ये सबसे पहली बात फाइनल रहेगा। दूसरी बात ये बाइंडिंग होगा भाई साहब, बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। जितनी भी आपकी पार्टीज है सारी की सारी पार्टीज के ऊपर ये आपका क्या रहने वाला है? बाइंडिंग रहने वाला है। यानी कि उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, वही आपको यहां पे मान के रखना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। बोले एक और थोड़ा सा डाउट था। क्या सर? हमने ना ऐसा कहीं तो भी देखा हुआ है ऐसी चीज़ों को, जैसे मान लीजिए बोला जाता है कि मिस्टर ए वर्सेस मिस्टर बी, मिस्टर ए वर्सेस मिस्टर बी। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना नोट्स में ही दिखाता हूँ ये सीधा सीधा, ताकि उसमें अपन पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से वो चीज़ को देख पाएं। हाँ जी साहब, ये देखें यहाँ पे सर, यहाँ पे ना एक तो दिया गया है नाम छिनाया। शायद ये पहली बार देख रहे होंगे या फिर कई लोग जो हैं वो देख भी चुके होंगे। सर एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है छिनाया, दूसरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है रम्या, फिर आपको कुछ तो भी ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर 4, फिर MAD, फिर 137। सर ये क्या है सर?
मतलब इसको कैसे अपन इंटरप्रेट करेंगे, मतलब कैसे समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो सबसे पहला नाम आपका रहता है ना, ये हमेशा पिटिशनर का नाम आएगा, मतलब जिसने वो केस को किया होगा, और अगर ये अपील करी गई है तो जो एपिलेंट होगा उसका नाम पहले। ये समझा? ठीक है साहब, ये पिटिशनर हो गया। ये कौन होगा सेकंड वाला? ये हमेशा डिफेंडेंट रहेगा, ठीक है, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है इस केस के अंदर पिटिशनर के अगेंस्ट में। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर इसके बाद में 1882 के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिस इज अबाउट द ईयर ऑफ केस। कौन से साल में ये केस को फाइल किया गया है, फाइल कौन से साल में हुआ। डिसीजन 10 साल के बाद भी आएगा तो वो अलग बात होगी, वो नहीं भूल रहे। क्या बोल रहे? फाइल कौन से साल में किया गया। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब, ये वाले साल में इसको फाइल किया गया है। फिर उसके बाद में मद्रास वाले हाईकोर्ट में फाइल किया गया। MAD का मतलब क्या है यहां पे? सब बोले नेम ऑफ कोर्ट, नेम ऑफ कोर्ट लगा लो या फिर नेम ऑफ हाई कोर्ट जो होगा वो आप लगा लीजिए, वो आपका यहां पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद में ये जो आपका 137 है, दिस इज द नंबर ऑफ केस। कौन से नंबर का ये केस है जिसकी बात आप यहां पे कर रहे हो, वो यहां पे आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम्स के अंदर अगर ये चीजों को रेफर करते हैं, आपको सिर्फ इतना बताना होगा कि पिटिशनर का नाम क्या था वर्सेस डिफेंडेंट का जो नाम है वो बोले क्या था। अगर इतना ही आपने बता दिया ना तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके ऊपर इसके नीचे आपको कुछ भी और बताने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। अच्छा, कई बार आपको ऐसा भी मिलता है, जो केस होता है ना उस केस में आपको AIR लिखा हुआ मिलेगा। तो यहां पे बेटा इसका मतलब ऑल इंडिया रैंक नहीं होता है, इसका मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा? ऑल इंडिया रिपोर्ट, जहां पे सारे के सारे केसेस दर्ज होते हैं, लिखे जाते हैं, मतलब रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है, दैट इज इन द AIR। गॉट द पॉइंट? तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। और जो आपका ये पूरा चीज है जो आज अपन ने यहां पे पढ़ा है, इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आप इसको क्या कर पाओ, नोट डाउन कर पाओ। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, हाँ जी, ये लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि लॉ जो है वो दो टाइप का होता है, सब्सटेंटिव वाला, प्रोसीजरल वाला। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपका था कि अगर मैं रॉन्ग के बारे में बात करूं, गलत के बारे में अगर मैं बात करूं, तो रॉन्ग जो है वो बोले आपका दो टाइप का हो सकता है, सिविल वाला और क्रिमिनल वाला। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद में अगर मैं कोर्ट्स के बारे में बात करूं, आए हाय ये तो बहुत ही प्यारा बना सर। सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, देन अबाउट द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के बाद में फिर आप सिविल कोर्ट्स जो है उनके बारे में नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो आपके सेशन वाले कोर्ट हैं, यानी कि क्रिमिनल वाला जो कोर्ट आपका होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और भी कोर्ट्स रहते हैं यहाँ पे, जैसे रेवेन्यू कोर्ट है, ठीक है, बट उसका अपने को यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। राइट, फुल फॉर्म वापस से बता देता हूं, इसका है JMFC, दैट इज व्हाट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। SC जो था इसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। CMM का मतलब था सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, और CM का मतलब क्या था, चीफ वाला।
चीफ मजिस्ट्रेट, राइट गाइस। फिर इसके बाद में अगर मैं अगले की बात करूं कि दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में ब्रीच हो गया, तो जिसके अगेंस्ट में ब्रीच किया गया है वो कोर्ट के पास में जाएगा। सबसे पहले लोअर कोर्ट के पास में जाएंगे, जिसे सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहा जाता है। वो ऑर्डर पास करेगा जिसके अगेंस्ट में आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में। उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में सेकंड अपील आप कर सकते हैं हाई कोर्ट के पास में, और उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आपका होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग रहेगा, मतलब उसके अगेंस्ट में आप कहीं भी और कोई अपील नहीं कर सकते हो। गॉट द पॉइंट गाइस, दैट्स इट। तो आज का जो सेशन है उसको अपन यहीं पे ही रोकते हैं। कल का जो सेशन आपका होगा उसमें अपन चैप्टर नंबर 1 से, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका होगा वहां से पढ़ना अपन स्टार्ट करेंगे। पूरे इत्मीनान से एकदम डेप्थ में जाके अच्छे तरीके से अपन वो चीज को पढ़ेंगे और हर एक पॉइंट को अपन समझेंगे। रिक्वेस्ट है वापस आप सभी लोगों से कि अगर आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कमेंट सेक्शन जो होगा वहां पे रिव्यू भी देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ही रहेगा। द रीजन बीइंग यही वो आपका दोस्त है वर्चुअल प्रॉफ्स, जहां पे क्वालिटी वाली क्लासेस आपको मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक सिंगल रुपया लिए। राइट, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।